हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस की थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे रिलेटेड टू द चैप्टर। और हमने ये देखा था कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस में आपने लैंग्वेज फॉर्म में देखा कि कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं और हमें किस तरीके से अंदाज़ा लगाना है खुद से ही। हमें इंतज़ार नहीं करना है कि हम पहले तो ऑप्शंस पढ़ें, उन ऑप्शंस में से सही आंसर ढूंढें। ऐसा कभी भी नहीं करना है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, आप खुद से अपने मन में आइडिया बनाएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर वो ऑप्शन में प्रेजेंट है जो आपने सोचा है ऑप्शन, तो इसका मतलब वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो चैप्टर में थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 2 में भी नेशनल साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो लेवल नेशनल साइंस ओलंपियाड में आता है और कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही लेवल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 के 7 क्वेश्चंस लिखे हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 में 10 क्वेश्चंस हैं। हम सारे क्वेश्चन एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 दोनों डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले रीड करेंगे। वाटर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज यूज्ड एज। ठीक है, अब जो वाटर है बच्चों, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या काम आ सकता है। तो अ रॉ मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो आप रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अ सॉल्वेंट, मैंने आपको उस दिन बताया था कि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड, अ कूलेंट। कूलेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि ख़राब हो जाती है। जैसे अगर अपन बात करें कि कई जगह टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर को काम में लिया जाता है ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो, और या फिर कई इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो कूलेंट जो यूज़ किया जाता है, इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। हैवी वाटर जो होता है, हैवी वाटर जिसका फॉर्मूला होता है D2O, इसको यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ देम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इन इंडिया वाटर स्कैरिसिटी इज प्रीडोमिनेंट इन। अब देखो, अगर अपन बात करें रेनफॉल की, तो मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो किस साइड होती है, साउथ साइड होती है, क्योंकि वहाँ पर ओशंस, बीचेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आइलैंड्स हैं बड़े बड़े, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, तो उस साइड रेनफॉल का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर भी जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल होगी। अब अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत कम तादाद में बारिश होती है, बिकॉज वो एक डेजर्टेड एरिया में काउंट होगा। यहाँ पर बड़े बड़े सारे डेजर्ट्स हैं, और लगभग जितने भी अगर आप चलते रहेंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, सारे क्या हैं, डेजर्टेड एरिया जहाँ पर जीरोफाइटिक प्लांट्स उगते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी बहुत बारिश होती है। तमिलनाडु में तो ऑब्वियसली होगी, मैंने आपको अभी बात कही। साउथ की हिमाचल प्रदेश में भी होगी। ठीक है ना। ये अगर अपन चलते जाएं तो जैसे जैसे हम मैप में देखेंगे, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है थार डेजर्ट। ऑब्वियसली बात है, डेजर्ट है तो बारिश होने का सवाल है ही नहीं, इसलिए वाटर स्कैरिसिटी कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, मीन्स वाटर काफ़ी स्कैर्स हो जाएगा, मतलब कमी हो जाएगी पानी की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, रूफ टॉप पे जो वाटर आ रहा है उसके लिए हम स्पेशल टैंक्स बना लें और उसी रूफ टॉप के वाटर को हम स्टोर कर लें, तो वो किस में काउंट होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाटर लॉस ड्यूरिंग फ्लड्स कैन बी कंजर्व्ड बाय बिल्डिंग। अब जो फ्लड्स आ जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो डैम्स वगैरह हैं वो भी फिल हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं, रोड्स ओवरफ्लो हो रही हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको आप कहाँ कलेक्ट करोगे, ओब्वियसली बात है डैम्स में कलेक्ट करोगे, रिजर्वोयर में कलेक्ट करोगे, या फिर एम्बैंकमेंट्स नाम से एक टर्म होती है। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है रोड साइड्स, अगर आप एक बाउंड्री बना दो कि इतना ही पानी आना चाहिए तो उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में डैम दिया हुआ है, बी में रिजर्वोयर और सी में एम्बैंकमेंट। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन इंडिया। वाटर टेबल इन इंडिया के लिए कौन कौन सा डिप्लीशन है भाई, मैंने उस दिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको पता होगा डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल का, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी एक रीज़न है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ तो इंक्रीज़ होंगी ही जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्रॉप प्रोडक्शन की। और जितना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमें देनी पड़ेगी, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ देने के लिए हमें लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दीज इज मैकेनिकल प्रोसेस फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। तो ट्रीटिंग वेस्ट वाटर के लिए कौन सा मैकेनिकल प्रोसेस पूछ रहा है, आई बात समझ में। तो डाइजेस्ट फर्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ वेस्ट, ये होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ से रॉ वाटर आ रहा है और यहाँ पर स्क्रीन्स लगी होती हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे टॉयज़ हैं, प्लास्टिक है, क्लोथ्स हैं, क्या होगा, इन पर ही वायर गॉस पर ही अटक जाएंगे। तो ये क्या होता है, स्क्रीनिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिसइंफेक्टिंग वाटर ये नहीं है, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्स द लार्जेस्ट इम्प्योरिटीज ऑफ सीवेज। अब किसके थ्रू आप लार्जेस्ट इम्प्योरिटीज हटा सकते हो, ठीक है। सीवेज में जो प्रेजेंट ग्रिट है और सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, स्टोन्स है, तो क्या होता है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोडिंग प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट होती है। अगर हम वाटर में एलम मिला दें तो क्या होगा, हमारे घर में आप देखिएगा, अपने घर में भी अपन करते हैं, बारिश के समय पानी जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से फिल्टर नहीं होकर आ पाता है हमारे घर पे, तो हम क्या करते हैं, एलम डाल देते हैं, फिटकरी जिसे हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लोडिंग प्रोसेस होता है और वो सारा जो डिज़ोल्व मटेरियल्स था उसको सेडिमेंट कर देता है। तो सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है इसकी, सेडिमेंटेशन टेक्निक। तो इसमें पूछा गया है वर्टिकल बार्स भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, ग्रिड चैम्बर्स भी हेल्पफुल नहीं है, एरेशन टैंक्स भी हेल्पफुल नहीं है। लास्ट ऑप्शन डी, सेडिमेंटेशन टैंक्स इज द राइट आंसर। तो इसके थ्रू आपको ये पता लगा होगा कि कैसे हमें वेस्ट वाटर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, विच वन ऑफ दीज रिफर्स टू द मटीरियल दैट सेटल डाउन एट द बॉटम इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देखो बच्चों, हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो एक स्लरी होती है वो तैयार होती है, जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो उसमें अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं, तो उनको सेपरेट आउट करते हैं हम। फिर उसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल जितनी भी चीज़ें हैं उनकी एक स्लरी मेंटेन की जाती है, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दिया था, स्लज। तो अगर अपन बात करें तो स्कम जो होता है वो होता है हमारा फॉग टाइप, ठीक है, झाग जिसे बोलते हैं, वो ऊपर आ जाता है। तो स्कम तो लाइटर होगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेटल नहीं होगा। सीवेज भी सेटल नहीं होगा, और सीवेज तो काउंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम नाम क्या दे देते हैं स्लरी को, स्लज, ठीक है। और नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो ए इज द राइट आंसर। इन विच, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। इन विच ऑफ दीज इज एयर ब्लोन ऑन टू द सीवेज। तो आपने पढ़ा था, जब मैंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था कि एयर को हम ब्लो करते हैं ताकि जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है वो एयर की वजह से कहाँ आ जाएगा, ऊपर की साइड आ जाएगा, जो लेस डेंसर मटेरियल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रिड चैम्बर्स गलत, वाटर टैंक गलत, एरेशन टैंक सही, सेप्टिंग टैंक गलत। तो एरेशन टैंक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज रिजल्ट्स इन। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो सीवेज का, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। पहली बात तो डिजीजेज होंगी, सही बात है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई, जो हमारे घरों में सिटी वाटर सप्लाई के थ्रू आ रहा है वाटर, उसमें क्या होगा, कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर माइक्रोब्स आ जाएंगे जो हमें हार्म करेंगे। नेक्स्ट सी वाटर पॉल्यूशन, एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो मीन्स ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें होती हैं अगर हम सीवेज को प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते हैं और उसका अगर इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 ओवर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 3 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम इजीली उसको रीड करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस नहीं देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप सबसे पहले खुद ही आंसर्स बनाने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन्स वाटर।
ठीक है, ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो मिल्क जो है उसके अंदर भी होता है, ब्लड जो है उसके अंदर प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है, ऑयल के अंदर वाटर होता है क्या, नहीं होता, तो गलत, और फ्रूट्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, पल्पी फ्रूट्स, सबके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप ऑप्शन में अब ये चीज़ ढूंढेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ए पर ही दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विथ वाटर वेपर ऑफ रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। मैंने आपको जब एसिड बेसिस इन सॉल्ट पढ़ाया था तो मैंने आपसे वहाँ जिक्र किया था कि एसिड रेन किससे बनती है बच्चों, जो पॉल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कंबाइन होकर वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, एसिड्स बना लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन में किस चीज़ के बारे में पूछा हुआ है। तो क्या डस्ट की वजह से होगी क्या एसिड रेन, नहीं। क्या कार्बन पार्टिकल्स की वजह से होगी, नो। ऑक्सीजन, नो। सल्फर डाइऑक्साइड, येस। वाई, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द वेल वाटर एंड स्प्रिंग्स वाटर आर रिप्लेनिश्ड बाय। देखो अगर वाटर, जैसे मान लीजिए रेन हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो सारा पानी कहाँ चला जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने मान लो कि उस साल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया या इरिगेशन कर लिया, तो सारा पानी यूज़ में आ जाएगा। अब दोबारा से उस पानी को कहाँ से लेकर आओगे, तो कहाँ से लेकर आओगे, रिप्लेनिश कैसे करोगे उसको, किस तरीके से वो रिप्लेनिश हो सकता है, ठीक है। तो क्या वो डैम्स के थ्रू रिप्लेनिश होगा क्या, नहीं, ठीक है। और फ्लड के थ्रू होगा, नो। ग्राउंड वाटर के थ्रू होगा, येस, बिकॉज ग्राउंड वाटर में ही, ग्राउंड वाटर किसका काउंट करते हैं हम, वेल्स और स्प्रिंग का, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। आपने देखा होगा जो ओस की बूंदें होती हैं उसको हम फॉग और मिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो क्या होता है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने लग जाती है, और वो हमारे, जैसे आप देखना अपने कार के ग्लास पर या फिर आपके घर के विंडोज़ वगैरह पे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है, वाटर वेपर की वजह से। तो नाइट्रोजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी वाटर वेपर इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन ह्यूज सीमेंटेड पिट्स इज कॉल्ड। अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं ह्यूज सीमेंटेड पिट्स में, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्टोरिंग ऑफ वाटर कहा जाएगा, फिल्टरेशन ऑफ वाटर कहा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कहा जाएगा, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाएगा। अब आपको लगेगा कि मैम ऑप्शन ए भी सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बी और सी तो हो नहीं सकता, या तो ए होगा या फिर डी होगा। लेकिन याद करो बच्चों, जब मैंने आपको ये बात बताई थी तो मैंने क्या कहा था, अगर हम रेन वाटर जो रूफ टॉप पे आता है उसको हम पाइप्स के थ्रू हमारे टैंक्स में सप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। उसको हम फिर फर्दर हमारे डोमेस्टिक यूज़ में काम में ले लेते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ डिक्रीज इन द वाटर टेबल एट अ प्लेस इन फ्यूचर। अगर वाटर टेबल डिक्रीज होती है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। सबसे पहले लैक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड है इमाइग्रेशन। लैक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर आप रूफ टॉप का वाटर सेव नहीं कर रहे हैं जितना रेन की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस पानी को वेस्ट जाने दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब होता है कि हम बार बार शिफ्टिंग कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई कॉलोनी में रह रहे हैं, उसके बाद किसी दूसरी कॉलोनी में जा रहे हैं, तो क्या वो रीज़न हो सकता है वाटर टेबल डिक्रीज़ होने का। क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप क्लाउड्स में पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस की फॉर्म में अगर आप इस तरीके से स्प्रिंकल करते हैं तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन होगी। तो क्या ये इसका रीज़न हो सकता है। या फिर ग्रोइंग ट्रीज़। क्या ग्रोइंग ट्रीज़ रीज़न हो सकता है क्या, लैक ऑफ
विच डिक्रीज इन वाटर टेबल का, तो देखो ग्रोइंग ट्रीज तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू और अच्छे से वाटर साइकिल को मेंटेन करेगा। क्लाउड सीडिंग भी नहीं हो सकता और इमाइग्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। देखो अगर अपन बात करें एक कॉलोनी में हम रह रहे हैं और दूसरी कॉलोनी में हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम उधर का हम वाटर यूज़ कर रहे थे, अब इधर वाला टैंक का वाटर यूज़ कर रहे हैं। बेटा सिटी वाटर सप्लाई जो होता है वो एक इक्विवेलेंसी में रहता है, आप कहीं भी चले जाओ बात बराबर की होती है। आई बात समझ में? तो बी सी डी तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वाई इज़ मिनरल वाटर बेटर देन डिस्टिल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग? ऐसा बोला जाता है। मिनरल वाटर क्या होता है? देखो जो बिस्लेरी है, किनले है और भी बहुत सारे ब्रांड्स के वाटर आते हैं अलग अलग पैक्ड, तो उनको हम बोल देते हैं मिनरल वाटर। अब हम उन्हें नॉर्मल वाटर क्यों नहीं बोलते, उन्हें मिनरल वाटर क्यों बोलते हैं? मिनरल्स का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व हैं, ठीक है, मिनरल्स डिजोल्व हैं, इसलिए हम उसको मिनरल वाटर बोल देते हैं। तो मिनरल वाटर क्या चीप है? नहीं है, क्योंकि ये तो पर बॉटल ही 20 रुपीज़ समथिंग की आती है, तो चीप तो नहीं है। मिनरल वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल भी नहीं है। देखो अगर अपन बात करें सिटीज़ की, तो सिटीज़ में तो वो इजीली अवेलेबल होगा, बट अगर आप विलेज के थ्रू चलते जाएंगे तो मिनरल वाटर बहुत मुश्किल है कि आपको देखने को मिले। मिनरल वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट, ये बात बिल्कुल सही है। मिनरल वाटर इज़ कलरफुल, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू। अब आप दिमाग में ये चीज़ सोचें कि सॉइल इरोजन क्यों होता है। पहले तो देखो बच्चों, सॉइल इरोजन क्यों होगा? या तो एसिड रेन होगी तो सॉइल इरोजन होगा, या फिर ओवरफ्लो ऑफ वाटर होगा तो सॉइल इरोजन। क्यों? क्योंकि क्या होगा, देखो जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है वाटर की उतना प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी जो पोर्शन है वो एज इट इज़ सॉइल पर ही रह जाएगा। अब आप अगर सप्लाई करवाते ही जा रहे हो वाटर की, तो क्या होगा, वो वाटर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को भी लेते लेते बाहर निकलता जाएगा, और जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स उस वाटर के साथ चलते जाएंगे वैसे वैसे उस जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैक्सिमम अगर वाटर सप्लाई कर दें किसी जगह तो वो भी हार्मफुल चीज़ है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फ्लड्स, सेकेंड है ड्रॉट की वजह से तो नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो इंटैक्ट रहते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। अगर आप दोबारा से वाटर सप्लाई कर देते हो सॉइल पे तो वो दोबारा से सही हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन, नो, एंड ऑल ऑफ द अबव, नो, सो राइट आंसर इज ए, फ्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाटर टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब हम अगर अपन बात करें तो हमने देखी थी 3 फेजेज ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर हम अच्छे से एक बार और रिविजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। क्या पढ़ा था हमने लास्ट में भी मैंने आपको बताया, और फर्स्ट लेक्चर जब मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैस में और गैस से सॉलिड में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ही सॉलिड जो है आइस वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड जो है अगर उसको हीट करेंगे अपन तो गैस बन जाएगा, और गैस को अगर अपन प्रेशराइज कर देंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो मेन फैक्टर क्या है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल टेम्परेचर। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस, ए इज़ प्रेशर, बी कंसंट्रेशन, सी टेम्परेचर एंड डी इज़ वॉल्यूम। सो सी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ट्रीटिंग सीवेज वाटर, रॉन्ग। रिसाइकलिंग वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, रॉन्ग। रेजिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा देगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सही बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पर्पस, ये भी रॉन्ग, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करी। थैंक यू।